हेलो। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना सवाल ये पूछ लें और मैं टीवी पे जवाब दे दूंगा हाँ हाँ, आपको। सर पहले तो ये है कि वो मेरे बेटे के लिए मैंने पूछना है। उसने आईएलआर के लिए किया था और आपने लास्ट वीक बोला था कि किसी एमपी से मतलब आप भिजवाइए, तो वो हमने भिजवा दिया एमपी से। उसको कितना टाइम लग जाएगा? थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी आपके कॉल की। सर नॉर्मली देखने में आया है कि जो एमपी लिएज़ॉन डिपार्टमेंट है होम ऑफिस का, वो 21 दिन में एमपी को जवाब दे देता है या 30 दिन के अंदर। और नॉर्मली जब उस तरीके से हलचल होती है केस के अंदर तो फिर इवेंचुअली थोड़ा सा केस में भी जल्दी आ जाती है। तो सब्र के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एमपी को जवाब 30 डेज़ के अंदर आ जाता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की, ना विश यू द बेस्ट आपके सन को। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम तारिक भाजी, तारिक सर। एक्चुअली मैं ना केस बारे गल करनी सी। हाँ पूछो। मेरी ना हेयरिंग सी फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल च ता मतलब रिलेटेड टॉपिक ते एक्चुअली जज ना जिद्दां सैटिस्फाई नहीं होया। सो उन्हें जिद्दां बिलीव ही नहीं कीता मेरे ते। उद्दां कहंदा जिद्दां इको क्वाइट गुड इंग्लिश उन्हें उद्दां बिलीव नहीं जिद्दां कीता। और मेरे को ब्रिटिश चाइल्ड भी है थे 2.5 years old। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਐਰਰ ਲੋ ਚ ਕੀਤਾ ਆ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ मतलब गलती की है, ਉਹਨੇ नहीं ਦਿੱਤਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑप्शन की हो सकती ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮਾੜਾ प्लीज? ओके देखें, पहली बात मैं थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में आपको बताता हूँ, फिर मैं ईटीएस और बच्चे के ऊपर भी आता हूँ केस के। देखें, पहली बात ये है कि क्योंकि मैंने आपका केस पढ़ा नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि किन बेसिस पे आपका रिफ्यूज़ हुआ था, जज ने क्या क्या एडवर्स फाइंडिंग आपकी की हैं और क्यों जज ने ये बोला है कि अंडर सेक्शन 117 आप क्वालिफाई नहीं करते और उसने आपका रिफ्यूज़ किया। मैंने ये सारा कुछ नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि आपके रिप्रेजेंटेटिव ने किस बेसिस के ऊपर ट्राइब्यूनल के अंदर अपील दायर की है, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता। वही बात है जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी ये मेरा ट्यूमर निकाल दें, लेकिन आपने एक्सरे नहीं दिखाया तो डॉक्टर कहाँ से ट्यूमर निकालेगा? तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये आपको बोल सकता हूँ कि आई विश यू द बेस्ट बिकॉज आपका ब्रिटिश बच्चा है एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कहीं और से भी जाके एडवाइस ले लें ताकि आपको एक सेकेंड ओपिनियन भी मिल जाए। तो वो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अब आ जाते हैं थोड़ा पहले की तरफ और मैं थोड़ा सा ईटीएस और जो भी आपके तरह का केस है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। और ये आपके लिए नहीं कर रहा, मैं जनरल लोगों के लिए कर रहा हूँ बिकॉज आजकल मैंने ख़ुद भी देखा है कि ईटीएस के काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल आते हैं और मैं भी काफ़ी इस तरह के केसेस में मैंने देखी इन्फॉर्मेशन लिया। आई वाज गोना से समथिंग, आई थिंक टीवी पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि जो कदीर एंड अब्बास जो मेन केस लॉ है इसके ऊपर, उसमें कोर्ट ऑफ अपील ने बोला है कि 3 स्टेप्स होंगे ईटीएस के अंदर। 3 स्टेप्स अब सुने एज एन एप्लीकेंट। पहला स्टेप ये है कि होम ऑफिस ने ये प्रूव करना है कि कॉलेज के अंदर डिसेप्शन हुई है, जो कि होम ऑफिस बड़े आराम से प्रूव कर सकता है अपना एविडेंस दे के, जो उनका जेनेरिक एविडेंस है कि जी हमें पता चला है कि जो ईटीएस है वो इस कॉलेज में उन्होंने उनको फाइंड आउट किया कि प्रॉक्सी हुई थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होम ऑफिस अपना बर्डन मीट कर लेता है अगर होम ऑफिस ये सारा एविडेंस जज को दे, जो कि जेनेरिक एविडेंस होता है। वो एक बहुत बड़ा टिक हो जाता है। ये स्टेप 1 होता है। जो स्टेप 2 होता है ईटीएस के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 ये है जो इन केस लॉस के अंदर डिस्कस हुआ है कि एप्लीकेंट ने एक इनोसेंट अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्या हुआ था उस दिन। वो एप्लीकेंट कहता है कि जी मैं गया था, वो उसका एविडेंस दे दे कि उसने अगर वो कहीं ट्रैवल करके किसी कॉलेज में गया था या वो कोई फ़ीस उधर जमा कराई थी टेस्ट देने की, और टेस्ट किस तरीके से हुआ था, कितने दिन का हुआ था, कमरे में कौन कौन था, वो सारी एक्सप्लेनेशन अपेलेंट एप्लीकेंट बताए। उसको हम कहते हैं एक तरह से जो वर्ड यूज़ हुआ है इनोसेंट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
मान जाता है उसकी बात और जज भी उसकी बात मान जाता है, तो फिर तीसरी बात यह है कि ओके ठीक है जी, बर्डन डिस्चार्ज हो गया, जो एप्लीकेंट है वो इस डिसेप्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसके जो कानून में उसको बोला जाता है, उसको कहा जाता है इनोसेंट एक्सप्लेनेशन, और जज एक्सपेक्ट करता है कि आप जितना ज़्यादा मटेरियल हो आप उसको दिखाएं कि देखें जी इस टेस्ट से पहले मेरा इंग्लिश का स्कोर ये था, ये सब कुछ था, मुझे ज़रूरत नहीं थी इस टेस्ट को करने की, एंड टेस्ट स्पेशली टेस्ट वाले दिन किस तरह टेस्ट बुक हुआ, किसने टेस्ट बुक करके दिया, और टेस्ट आपका किस तरह हुआ, आपने किस तरह के जवाब दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एविडेंस के अंदर। तो अगर आपकी इनोसेंट एक्सप्लेनेशन मान ली जाती है तो ईटीएस का मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन लगता मुझे ये है कि आपके केस में जज ने जो आपने सो कॉल्ड इनोसेंट अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी वो नहीं मानी, और जज ने बोला कि नहीं, मे बी आप फ्रॉड में इन्वॉल्व थे ईटीएस के, और वो डिसेप्शन आप पे लगी रही। अब इससे पहले मैं अगली स्टेज के ऊपर जाऊं, अगेन ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, और बड़े लोगों को, क्योंकि मैं ईटीएस के केसेस देखता हूँ, मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि लोगों को यही नहीं पता कि बहुत फोकस करना पड़ता है कि आपने एग्ज़ाम सेंटर बुक किस तरह किया, अगर उसका कोई एविडेंस दे दें, किसने वो एग्ज़ाम सेंटर आपके लिए बुक किया, आप किस तरह उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँचे, कितने से कितने बजे तक आपका टेस्ट हुआ, किस तरह के सवाल पूछे गए, कमरे में कौन था, कंप्यूटर पे किस तरह आपने परफॉर्म किया, ये सारा आपको अपनी विटनेस स्टेटमेंट के अंदर देना पड़ता है। लेकिन जो मैं थोड़ा शॉक होता हूँ या थोड़ा सरप्राइज होता हूँ देख के कि लोग ये बोल रहे थे जी मैंने तो जी उसके बाद एक और टेस्ट कर लिया, और या उससे 2 महीने पहले मैंने एक और टेस्ट कर लिया। दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। वो चीज़ें बिल्कुल बताएं कि जी मुझे इस टेस्ट को गलत तरीके से करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मैं पहले भी इंग्लिश में कॉम्पिटेंट था और मैं बाद में भी इंग्लिश में कॉम्पिटेंट हूँ। लेकिन आपको वो पूरा दिन और वो 1 दिन 2 दिन अच्छी तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी विटनेस स्टेटमेंट में। तो वो मैं कुछ देखता हूँ कि लोग नहीं करते, लेकिन वो एक अलग बात है। तो मैंने कहा थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो। अब आ जाते हैं आपके केस में आगे। चलें, आपके केस में ये स्टैब्लिश हो गया कि जज ने बोला कि जी आपकी जो सो कॉल्ड इनोसेंट एक्सप्लेनेशन है हम नहीं मानते क्रेडिबिलिटी की वजह से, और उसने असेसमेंट करनी शुरू कर दी कि अब आपकी रिलेशनशिप है एक ब्रिटिश चाइल्ड के साथ। अब उधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज उसके अंदर एमए एंड के बाद जो केस ओवरटर्न हुआ है केओ नाइजीरिया में, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जी जो क्रिमिनैलिटी होता है, कि जब हम ये असेस करते हैं अंडर इमिग्रेशन एक्ट 2014, जो कि जज को देखना पड़ता है अंडर आर्टिकल 8 जो सेक्शन 117 है, उसमें कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट मैटर नहीं करता डायरेक्टली इस असेसमेंट के अंदर। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब जज ने आपकी आर्टिकल 8 की असेसमेंट की थी, जब उसके ऊपर गाइडलाइन है कि अगर पेरेंट का, आप पेरेंट हैं उस बच्चे के, चाहे बायोलॉजिकल पेरेंट हो या पेरेंटल रिलेशनशिप उस बच्चे के साथ आपकी, उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड डायरेक्टली मैटर नहीं करेगा अंडर सेक्शन 117 की असेसमेंट में। तो देन आई फाउंड इट वेरी सरप्राइजिंग कि जज ने किस तरह आपके खिलाफ फैसला दिया। अगेन क्योंकि वो डिसीजन हमने भी नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। तो कहने का मतलब है कि मैं आपकी उम्मीदें भी बहुत हाई नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं और डिस्कस करें कि ठीक है जी हम हार गए, नो प्रॉब्लम, मेरिट क्या है मेरी एप्लीकेशन के अंदर, और वो जिस तरीके से आपको समझाते हैं, अगर आपको समझ आती है एक्सीलेंट, अगर नहीं समझ आती तो किसी और बंदे के पास जाके एक सेकेंड ओपिनियन ले लें। सिंपल एज दैट। एंड आई विश यू द बेस्ट मेरे भाई, बिकॉज इट सीम्स एज इफ आपकी एक फैमिली है, ठीक है, कोई इश्यूज हुए, बिकॉज मुझे नहीं पता डिसेप्शन के ऊपर क्या हुआ था, तो वी नॉट गोना गो इनटू डिटेल, लेकिन अंडर सेक्शन 117 बच्चा ब्रिटिश है, तो आपका कोई भी एडवर्स कॉन्डक्ट, क्योंकि क्रिमिनल तो नहीं है ना, आपको जेल वेल तो नहीं हुई, वो इतना डायरेक्टली मैटर नहीं करता। तो आई डू नॉट नो जज ने फिर क्या असेसमेंट किया, बिकॉज आई वाज नॉट इन कोर्ट और हमने पढ़ा भी नहीं उसको किसी ने भी, तो वो आप ही को पता है। तो आई विश यू द बेस्ट, एंड प्लीज़ अगर आप थोड़े मुतमिन नहीं हैं तो टेक अ सेकंड ओपिनियन, वो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि क्या मेरिट है इसमें आगे जाके ओवरटर्न करने का। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन है, एक अपने भाई के बारे में, दूसरा थोड़ा सा ब्रेग्जिट के बारे में पूछना था। क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई ने अप्लाई किया था एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के लिए, एप्लीकेशन उसने डाली थी। तो मैं खुद फ्रेंच हूँ, इधर यूके में अपने टीचर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो बार बार उसे रिजेक्ट कर रहे थे। जो फाइनल आखिरी गई थी तो हमने उसका JR डाला था 3 महीने पहले, अभी तक उसका जवाब कोई नहीं आया। तो क्या आप बता सकते हैं कितना टाइम फ्रेम लगता है इसके? और कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा साइन है कि उन्होंने अभी तक आपको जवाब नहीं आया। दूसरा ये ब्रेग्जिट का पूछना था कि
अभी नो डील या हो गई है, इसका कोई थोड़ा बहुत बता दीजिए। ओके, बड़ी मेहरबानी सर जी। पहले मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, और ये अच्छी बात है कि आज लोगों ने मुझसे, क्योंकि मैंने आपको शो के शुरू में कहा था कि मैंने ETS के बारे में कुछ बोलना था, मैंने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ बोलना था, और मैंने 7 ईयर के ऊपर कुछ बोलना था। पहली कॉल बाय फ्लूक आ गई इसके ऊपर, ETS के ऊपर, तो मैंने वो जो बोलना था बोल दिया कि मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, लोग मिसिंग करते हैं एविडेंस में। और बहुत अच्छा हुआ कि आपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का पूछ लिया। आई होप अगली कॉल या कोई एक कॉल 7 ईयर पे भी आए तो मैं भी उसका भी थोड़ा कोई बात बोल दूँ। आप ETS के ऊपर आते हैं, पहले मैं आपका जवाब दे दूँ, फिर मैं आता हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट बात ETS के बारे में, कह रहा हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के बारे में करनी थी। पहली बात है, ये दिमाग से निकाल दें कि बहुत देर लग रही है तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। देयर इज़ नो सच थिंग। आप अपनी एप्लीकेशन जुडिशल रिव्यू में डालते हैं, होम ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, जिसको हम गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो होम ऑफिस के लॉयर्स हैं, वो फिर जुडिशल रिव्यू में अपना जवाब भेजते हैं, जिसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस बोलते हैं। उनके पास एक सर्टेन डेज होते हैं उसको फाइल करने के लिए, लेकिन वो आजकल बिजी बहुत है। उनका आधा डिपार्टमेंट ब्रेक्सिट के अंदर लगा हुआ है, आधा डिपार्टमेंट किसी और चीज़ पे लगा हुआ है, तो वो कभी कभी कोर्ट से एक्सटेंशन मांग लेते हैं। तो इसका अगर डिले हो रहा है तो ये मतलब नहीं है कि वो जी बड़ा अच्छा साइन है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि अभी तक आपका केस अगले प्रोसेस के अंदर नहीं गया। तो मुझे नहीं पता कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फाइल हुई है या नहीं, लेकिन जब आप जुडिशल रिव्यू फाइल करते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फाइल होती है 21 दिन के अंदर। कभी कभी वो एक्स्ट्रा टाइम उस पर ले लेते हैं और फिर पूरा केस जज के आगे जाता है। अगर आप जज टाइम लगा रहे हैं तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि जज बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं आपका केस। कभी कभी ये भी होता है कि जज को मौका नहीं मिला केस को देखने का, बिकॉज उसकी प्लेट में इतने ज़्यादा केस हैं। तो ये तो बात होगी आपके केस की। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए करना चाह रहा हूँ, ये सारों के लिए है। एक अनरिपोर्टेड केस है, अगेन ये अनरिपोर्टेड केस है। जिसने वो केस लड़ा मैं उसको जानता हूँ, इन द सेंस इनडायरेक्टली जानता हूँ, मेरी उनसे बात भी हो चुकी है। उन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन डाली थी जुडिशियल रिव्यू की, ऑन द बेसिस के अंडर रेगुलेशन 2016 जो इस वक्त की रेगुलेशन चल रही है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। अभी वो केस चल रहा था, मुझे बताया गया है, मुझे उनकी ईमेल आई है जो ये केस लड़ रहे थे। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास एक लेटर आया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उन्होंने कहा है कि हम लोग अमेंडमेंट करने लगे हैं ये रेगुलेशन 2016 के अंदर, और हम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को राइट ऑफ अपील देने लगे हैं। वो हमें पता नहीं हम कब करेंगे, बट जितना जल्दी हो सका तो हम करेंगे। मैंने उनसे बोला, मैं कहा जी मुझे उस लेटर की अगर आप एक कॉपी दे दे, तो उन्होंने कहा हम आपको कॉपी नहीं दे सकते, बिकॉज ये हमारे क्लाइंट का प्राइवेट मैटर है। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम आप किसी को कॉपी नहीं दे सकते। तो अब मैं होम ऑफिस को डायरेक्टली राइट करूंगा और मैं करूंगा कि अंडर द इंफॉर्मेशन एक्ट मुझे बताएं कि आपकी कोई इस तरह की पॉलिसी चेंज हो रही है या नहीं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कुछ मीडिया पे भी अवेलेबल है, ये वाले पॉइंट की इस केस लॉ की, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज अनरिपोर्टेड है। तो टेक्निकली मैंने अभी, अगर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई केस डाल रहे हैं, कहीं भी डाल रहे हैं, चाहे कोर्ट में डाल रहे हैं, होम ऑफिस में डाल रहे हैं, तो इस चीज़ का मेंशन करें कि जी ये हमारे पास न्यूज़ है और बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि ये सर्टन इमिग्रेशन पोर्टल्स पे न्यूज़ अवेलेबल है इस वक्त। बिकॉज 9 जनवरी को इसकी सब्सटेंसिव हियरिंग थी जिस पे होम ऑफिस ने विड्रॉ किया। तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपको बड़े क्रेडिबल पोर्टल्स पे मिल जाएगी। तो आप होम ऑफिस को कह सकते हैं कि जी ये देखें हमें मीडिया इन्फॉर्मेशन बड़े क्रेडिबल पोर्टल पे मिली है। मैंने ऐसे क्रेडिबल पोर्टल मीनिंग किसी बैरिस्टर के चेंबर्स पे ये चीज़ लिखी होगी। तो यू कुड से कि जी बिल्कुल ये बड़े, और पता है बैरिस्टर्स का अगर एक चेंबर्स ये न्यूज़ दे रहा है तो वो इस तरह की न्यूज़ इस तरह नहीं दे देंगे उठा के। तो आप कह सकते हैं कि बड़ी क्रेडिबल पोर्टल से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, कोई इमिग्रेशन बोर्ड वगैरह से नहीं मिली, एक चेंबर्स है उधर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आप बताएं इसमें क्या सही है, या अगर ये सही नहीं भी है तो मेरे केस को आप होल्ड पे रखें और मुझे राइट ऑफ अपील दें अगर आप अमेंडमेंट को चेंज करने लगें। और ये मैं बोलूँगा उनके लिए भी जिनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई हैं, वो भी वापस ख़त लिखें होम ऑफिस को, या कोर्ट में वापस ख़त लिखें कि जी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी हियरिंग लिस्ट हो। अब कोर्ट में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको थोड़ी बात बता दूं कि जो जजेस होते हैं उन्होंने डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ कि इस वक्त का कानून क्या है। तो इस वक्त अंडर रेगुलेशन 2016 एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को राइट ऑफ अपील नहीं है। तो मे बी अ जज विल टर्न अराउंड से वेल उसको राइट ऑफ अपील नहीं है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को, तो इस वजह से ये हम हियरिंग नहीं करेंगे। बट मुझे बाबा बोला जा रहा है ब्रेक आ रही है, तो मे बी मैं इस बात को कंटिन्यू
कंटिन्यू करता हूँ ब्रेक के बाद, बट मे बी आप उसी एप्लीकेशन में एक बोल सकते हैं कि हमें ओरल हियरिंग चाहिए ताकि हम इस इशू को डिस्कस करें और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछें कि कोई ऐसी चीज़ होने लगी है या नहीं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम ब्रेक्सिट पे बात करेंगे व्हेन वी कम आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त एक ईमेल भी आ रही होगी, लेकिन प्लीज़ ईमेल का मैं एक असूल आपको बता दूं कि अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछते तो हैं, लेकिन प्लीज़ सोशल मीडिया पे भी शो को फॉलो कर लिया करें, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि मे बी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, बिकॉज कभी कभी ईमेल पे मेरे पास टाइम नहीं होता कि आई कैन रिप्लाई टू एवरीबडी। बट अब हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आई टॉक अबाउट ब्रेक्सिट एंड देन आई टेक सम मोर कॉल्स। थैंक यू सो मच। बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल था उनका पहला पार्ट मैंने आई थिंक बीच में इनमें थोड़ा जल्दी बोला, बिकॉज खान में मुझे बार बार बताया जा रहा था कि हमारा ब्रेक का टाइम है, बट आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। जो पहला एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन का था, इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज़, बट स्पीक टू योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड इसकी उनसे बात करें। आई एम सरप्राइज कि उन्होंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक दी नहीं है, बट अगर नहीं दी, एक्सप्लेन टू देम कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे, एंड देन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन के जुडिशल रिव्यू में आपको क्या करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम, बड़ा अच्छी बात है जुडिशल रिव्यू में, बिकॉज आप GLD को कह सकते हैं कि हमें ये बात पता चली है, हमें जवाब दो कि ये बात है भी सच या नहीं, बिकॉज GLD फिर बताएगा आपको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये प्रॉमिस किसी को किया भी है या नहीं। तो आई थिंक यू कुड गेट दैट सॉर्टेड देयर। अब आ जाते हैं आपके सेकंड सवाल के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, क्योंकि सर जो ब्रेक्सिट के अंदर इन्वॉल्व है उनको भी नहीं पता उन्होंने क्या करना है, तो मुझे क्या पता होगा। लेकिन मैं दो बातें अलबत्ता लोगों को कह देता हूँ। एक तो ये कि मेरी नज़र में जस्ट इंफॉर्मेशन कि जिनके जो इधर आ चुके हैं और यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर वो फिट हो चुके हैं, यानी कि उनको वीज़ा इशू हो चुके हैं या एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम ब्रेक्सिट से बाहर आएंगे इफ़ेक्ट नए लोगों को होगा, पुरानों को नहीं होगा। पुराने लोगों के साथ क्या करेगी गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि हम नई रेगुलेशन लाएंगे जो कि बड़ी सिमिलर होगी यूरोपियन रेगुलेशन के तहत, और हम उस तरीके से फिर लोगों के साथ डील करना शुरू करेंगे। वो क्या रेगुलेशन है, क्या सब कुछ, आई थिंक क्योंकि वो अभी ब्रेक्सिट के ऊपर इतने परेशान हैं कि वो स्टेज पे उन्होंने बड़ा क्लियर कट अभी बातें नहीं बताई, सिर्फ कुछ डेटे दिए हैं कि जी 2021 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग इधर ऑलरेडी हैं वो अपनी सेटलमेंट ले चुके होंगे, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ रियलिस्टिक डेट। सो आई थिंक उसमें भी अभी थोड़ी मूवमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई लोग परेशान हैं, दे शुड वेट इट आउट। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं अप्लाई करूँ ना करूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी एप्लीकेशन, मेरी नज़र में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि डाल दें, ताकि कल कुछ भी हो कम से कम वो ये रेगुलेशन 2016 के अंडर है, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी, और अगर वीज़ा मिल गया तो फिर और भी अच्छी बात है, बिकॉज आप ऑलरेडी फिर रेगुलेशन के अंदर हैं। तो फिर बाद में कुछ भी हुआ वो नए लोगों पे अप्लाई होगा, जो लोग सिस्टम के अंदर हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो थोड़ा वेट करें। आज भी आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त पार्लियामेंट में मीटिंग हो रही है ऑन ब्रेक्सिट, एंड आई होप कि नो कॉन्फिडेंस वोट थ्रीसा में सर्वाइव कर जाएं। अदरवाइज़ आपको पता है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 14 डेज़ में नई गवर्नमेंट आ जाए या इलेक्शन हो जाए, फिर टोटली सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो वेट इट आउट। लेकिन अगर किसी की कोई पेंडिंग एप्लीकेशन सोच रहा है डालें ना डालें, दे शुड इमीडिएटली सबमिट दैट एप्लीकेशन। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपके तारीफ करना चाहूँगी। आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी मेहरबानी और आपकी। बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है इस शो से। और मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। जी। दरअसल मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस था, उसके बाद इंडेफिनेट लीव मिली, ठीक, और अब मैंने 1 ईयर इंडेफिनेट लीव होल्ड की है। अब मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या लाइफ इन द टेस्ट पास करना पड़ेगा? ओके। और सेम सिचुएशन मेरे बेटे की भी है। ओके। वो मेरे इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से आया था। ठीक, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी, थैंक यू जी। देखें जी, पहली बात है कि जब आप रेफ्यूजी स्टेटस से सेटलमेंट लेते हैं तो दो अच्छी बातें होती हैं। एक, आपसे फ़ीस नहीं चार्ज करता होम ऑफिस, और सेकंड अच्छी बात होती है कि आपको लाइफ इन द यूके और इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती और आपको सेटलमेंट मिल जाता है, बिकॉज आप रेफ्यूजी स्टेटस से कन्वर्ट कर रहे हैं सेटलमेंट अंडर द प्रोटेक्शन स्कीम। लेकिन जब आपको एक दफ़ा सेटलमेंट मिल जाता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली जब आप 1 साल बाद नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करते हैं तो उस वक्त आपको लाइफ इन द यूके भी पास करना पड़ता है, इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ता है, एंड पैसे भी देने पड़ते हैं। सो कहने का मतलब है कि लाइफ इन द यूके इंग्लिश टेस्ट आपको बिल्कुल पास करना पड़ेगा अपनी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए। और नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन स्टेज 1 होती है, वो अप्रूव होती है तो साथ साथ फिर आपको
ओथ लेनी पड़ती है और फिर आपको पासपोर्ट इशू होता है। लेकिन नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डालने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको कर दूं, क्योंकि ये पॉलिसी पहले से थी लेकिन 2014 से पहले इतना ज़्यादा होम ऑफिस इसको अप्लाई नहीं करता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिसको हम कहते हैं गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर में होम ऑफिस ये करता है कि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो वो 10 साल पीछे जाते हैं। सो से हम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आप डिसाइड करती हैं कि मैं फरवरी 2019 में अपनी एप्लीकेशन नेशनलाइजेशन की डालना चाहती हूँ, तो होम ऑफिस फिर फरवरी 9 से लेकर 2019 तक आपका रिकॉर्ड देखेगा। अगर आप उस सारे टाइम पे यूके के अंदर थी या मे बी अब 2012-13 में आई हैं, बट जब से आप आई हैं वो उस पूरे 10 साल का रिकॉर्ड उसमें जब भी आप आई हैं वो देखेगा। और अगर आपका उसमें कोई ओवरस्टे है तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो शायद आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दें ऑन द बेसिस ऑफ गुड कैरेक्टर, कि जी आपके पास वीज़ा नहीं था, आपने ओवरस्टे किया। तो मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़े लोग कहते हैं, अक्सर मुझे लोग फ़ोन करते हैं या बात करते हैं, तारिक भाई ये लॉ फॉर 10 ईयर रेजिडेंस मेरा पूरा हुआ है या नहीं, मेरी कुछ एप्लीकेशंस थी। तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपसे भी करूँगा, कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिलती है। एक ज़माने में वो 10 पाउंड लेते थे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें वो फ्री में भेज देते हैं और बड़ी जल्दी भेज देते हैं। सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट जो आप होम ऑफिस से मंगवाते हैं उसमें आपका पूरा हिस्ट्री होती है होम ऑफिस के साथ, और होम ऑफिस के जो केस वर्कर होते हैं उनके इंटरनल रिमार्क्स भी लिखे होते हैं। तो उधर से पढ़ के आपको पता चल सकता है कि भाई क्या मेरा ओवरस्टे का कोई पीरियड था या नहीं, एंड दैट्स अ वेरी हेल्पफुल टूल। क्योंकि अगर आपका कोई ओवरस्टे का पीरियड था तो फिर इट इज़ बेहतर है आपके लिए कि वेट कर लें जब तक आपका प्रॉपर स्टे 10 साल पूरे नहीं हो जाते हैं, देन मेक अ नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन। कभी कभी कुछ लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं जी हमारा था, हमने अप्लाई किया, होम ऑफिस ने कुछ नहीं किया और हमें नेशनलाइजेशन दे दी। गुड लक टू यू, बिकॉज अच्छी बात है कि होम ऑफिस ने आपका पिछला स्टेटस चेक नहीं किया। लेकिन सारी बात है एप्लीकेशन थोड़ी महंगी है, 1200 की ऑलमोस्ट एप्लीकेशन है, तो हम लक के ऊपर तो नहीं आपको बोल सकते ना आप अप्लाई करें। सो सिर्फ बताने की बात थी। बाकी प्लीज़ वो SAR ले लें एंड गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपसे पूछ ले कि जी पहले कौन कौन से वीज़े थे असाइलम से पहले आपके पास, ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि आपने कोई ओवरस्टे तो नहीं किया। देन ऑफ कोर्स मेक द एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के। ऑफ कोर्स बेटे का डिपेंडिंग ऑन कि आपके बेटे की एज क्या है, ऑफ कोर्स दे कैन मेक द एप्लीकेशन विद यू। लेकिन प्लीज़ आप जब किसी से पूछेंगे तो दे विल, बस मैंने आपसे पूछा नहीं बेटे की एज क्या थी, बट ऑफ कोर्स ही कैन मेक द एप्लीकेशन विद यू आइदर वे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई, मेरे 3 सवाल हैं। जी जी पूछिए। मेरा फर्स्ट सवाल है कि मैं अपने बच्चों की 7 ईयर की केस डाला था, उसमें से मेरे बच्चों के दोनों के और मेरे हस्बैंड के कार्ड आ गए और मेरा नहीं आया। 10 हो गए, अभी तक मेरा नहीं आया है। ओके। दूसरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा 9 ईयर का हो गया, यहाँ का बोन है, यूके का बोन है, तो क्या मैं उसका बेनिफिट अभी लूं या उसकी जब स्टे हो जाए तब लूं? तो क्या ये है कि अगर मैं कोई बेनिफिट लेती हूँ तो क्या मेरे केसों पर कोई असर पड़ता है? ठीक है जी, जो दोबारा अप्लाई करूँगी। ओके मैं अर्ज कर देता हूँ जी। देखिए पहली बात है कि अगर आप लोगों ने एज ए फैमिली यूनिट अप्लाई किया था तो मुझे नहीं पता आपका कार्ड क्यों नहीं आया। अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बोलें कि वो ख़त लिखें उस डिपार्टमेंट को जिन्होंने आपको वीज़ा इशू किया, और बोले कि जी आपने एक बंदे को बीच में से छोड़ दिया है, ताकि वो एज सुन एज़ पॉसिबल आपको आपका कार्ड इशू कर दें। बिकॉज अगर फैमिली को इशू कर दिया है तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपको भी ना करें। मुझे नहीं पता आपके केस की हिस्ट्री क्या थी, लेकिन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द केस तो फिर उनको साथ ही इशू करना चाहिए था। जहाँ तक बात आती है, क्योंकि आपका सवाल उसी के अंदर है बेनिफिट के अंदर, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ बेनिफिट के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा ग्रे एरिया है और मैं बताता हूँ कि ये क्यों बड़ा ग्रे एरिया है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू यू। अगर आप अपना कार्ड देखें तो उस पर लिखा हुआ है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड। सो सिंपल एज दैट आपको पब्लिक फ़ंड नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों की बड़ी मजबूरी होती है, लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे होते हैं, जब वीज़ा मिलते हैं हालात ऐसे होते हैं कि लोग थोड़े से बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं। इस वक्त 2 चीज़ें, एक तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बेनिफिट लेना चाहते हैं कि जी बेहतर आप होम ऑफिस को लिख के भेजें कि हम लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं, इन कंडीशंस की वजह से हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, और होम ऑफिस आगे से मोस्ट लाइकली अगर कोई अच्छा केस वर्कर और आपने अच्छे रीज़न दिए हैं, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो बेनिफिट की जो कंडीशन है हटा दें।
कुछ लोग ये घबराते हैं कि नहीं जी अगर हमने बेनिफिट के लिए अप्लाई, ये कंडीशन हटाने के लिए अप्लाई किया, हमसे वीज़ा वापस ना ले लें। देखें अगर आपको 7 ईयर के ऊपर वीज़ा मिला है कि उन्होंने ये देखा है कि इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कि आपको वीज़ा दिया जाए, तो फिर बेनिफिट हटाने वाली एप्लीकेशन से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं करते और बेनिफिट लेते हैं, फिर आगे मुझसे पूछते हैं कि अच्छा जी हमें एक्सटेंशन मिलेगी। तो अभी तक अगर वो एक्सटेंशन में कोई मसला भी करते हैं होम ऑफिस, तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से केस लॉ चल रहा है एंड देव ऑलरेडी सेड कि इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कि यहाँ बच्चे को रहना चाहिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, मैं एक बात कर रहा हूँ, बिकॉज सारी बात अगर वो बोलते हैं कि आपने पब्लिक फ़ंड क्यों लेने शुरू किए, तो व्हाट कुड आर्ग्यू कि जी आप तो बच्चे की बेस पर मैं वीज़ा मिला, लेकिन मैं प्लीज़ इस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा कि आप बेनिफिट लें, बिल्कुल आपको बेनिफिट नहीं लेने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि होम ऑफिस कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस कहते हैं आपने इस ज़माने में बेनिफिट लिए थे, हमने आपको इजाज़त नहीं दी थी, हम आपकी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करते। इंटरेस्टिंगली कुछ लोग, मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें उन्होंने बेनिफिट लिए, लेकिन सेटलमेंट के वक्त होम ऑफिस ने उनको कुछ नहीं कहा। हालांकि अगर आप कानून सही तरीके से पढ़ें और पॉलिसी होम ऑफिस की गुड करेक्टर की सही तरह से पढ़ें, तो वो सेटलमेंट के वक्त भी आपको तंग कर सकते हैं कि आपने बेनिफिट क्यों लिए जब हम आपको इजाज़त बेनिफिट की नहीं दी थी। तो इन अ नट शेल ग्रे एरिया ही बन जाता है। लेकिन जो नट शेल ये है कि हमेशा सीधे तरीके से काम करें, सीधे तरीके से चलें। उसका मतलब ये है कि अगर बेनिफिट आपको अलाउड नहीं है तो बेनिफिट बिल्कुल भी ना लें, सिंपल एज दैट। ये सबसे आसान जवाब है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है और आपको बेनिफिट लेने पड़ते हैं, तो फिर आप होम ऑफिस को ख़त लिखें और अपने एमपी के पास जाएं कि जी वो आप भी होम ऑफिस को हमारे सपोर्ट पे लेटर लिखें कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और होम ऑफिस से बेनिफिट वाली शर्त को ओमिट करवाएं अपने कार्ड के ऊपर। वरना अगर आप ये सब कुछ काम नहीं करें तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं, तो वो फिर वही ग्रे एरिया में आ जाता है कि यू टेकिंग अ रिस्क। उसका कोई भी मुड़ के आपको ये जवाब नहीं देगा नहीं जी लें और आपका फिर भी वीज़ा मिलेगा, बिकॉज वो हमारे हाथ में नहीं है, वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन के ऊपर फिर चला जाता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच यार आपके पूछने का। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल के साथ बिल्कुल माइन्यूटली हर डिटेल बताते हैं। थैंक यू सो मच सर, 2.5 पाउंड आपके मार्केटिंग के पक्के हो गए। तारिक भाई मेरा क्वेश्चन था, मुझे 2.5 साल की लीव ग्रांट हुई है ऑन 10 ईयर रूट एज अ पेरेंट। तो मैंने ये पूछना था कि क्या मैं 5 ईयर रूट पे स्विच कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या दोबारा मुझे फीस और NHS क्या देना पड़ेगा प्लीज़? ओके, थैंक यू सो मच सर। पहली बात है बिल्कुल 5-10 ईयर्स या 5 ईयर के ऊपर स्विच हो सकते हैं, लेकिन फिर आपका पीरियड दोबारा से काउंट होना शुरू होगा। उसकी वजह ये है कि अभी आप 10 ईयर रूट पे हैं तो वो आप कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज आप 10 ईयर रूट के ऊपर है। लेकिन जब आप उनको कहेंगे आप मुझे 5 ईयर पे स्विच करो, तो वो फिर आपको 5 ईयर पे स्विच करेंगे। लेकिन अभी तक जो उनकी पॉलिसी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 10 ईयर वाले रूट को 5 ईयर रूट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर रूट पर जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी ये आपको पहले 2.5 साल का दे रहे हैं और फिर उसके बाद 2.5 साल का देंगे। जहाँ तक बात आती है फ़ीस की, बिल्कुल सर ये बात आप भूल जाएं, फ़ीस तो वो लेंगे क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा फ़ीस ली, आपको वीज़ा दिया। या अगर आपका पुराना केस चल रहा था, क्योंकि एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि लोगों के पुराने केस चल रहे होते हैं, यू नो सेक्शन 120 के तहत सब कुछ उनको वीज़ा मिल जाता है, और फिर जब 2.5 साल बाद एक्सटेंशन आती है दे गेट अ ह्यूज शॉक कि इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। बट आपको अगर वीज़ा ऑलरेडी मिले और आप कल जाके कोई और एप्लीकेशन डालते हैं मेरे भाई, दे विल चार्ज फॉर इट बिकॉज आप एक नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं। जहाँ तक रिक्वायरमेंट है 5 ईयर की, ऑफ कोर्स अगर आप वो अपनी मेंटेनेंस को मीट कर लें और आपका एक्सेस है चाइल्ड के साथ और आप अपना इंग्लिश टेस्ट पास कर लें, तो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको 5 ईयर के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। बट आई वुड स्ट्रांगली आपको इन्फॉर्मेशन या रिकमेंड करूँगा कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके पहले एक दफ़ा देख लें कि आप 5 ईयर वाली चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं एंड देन मेक द एप्लीकेशन। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो पैसे ज़रूर लेंगे। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि अच्छा जी हमारा 2.5 साल का हो गया, हम ये करेंगे कि 2.5 साल वेट करके अगले 2.5 साल के वक्त 5 ईयर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फिर एक ही दफ़ा फीस भी लगेगी और अगर 5 ईयर पर उन्होंने ना दिया तो 10 पे तो वैसे ही मुझे दे देंगे। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड चॉइस टू डू। तो मुझे पता नहीं है कि आपका कितना पीरियड हो गया लास्ट वीज़ का, बट दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। अब मुझे बताया जाता है कि हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ। अगेन मैंने कहा था कि एक 7 ईयर के ऊपर भी मैं कोई बात करना चाहता हूँ जो 7 ईयर एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन लगता है हमें अभी टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आखिरी कॉल लेने के बाद अगर 5-6 मिनट है तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लूँ।
और मैं असाइलम एप्लीकेशंस के ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहता था, बिकॉज मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ असाइलम एप्लीकेशंस में, जो लोग गलतियाँ करते हैं और क्यों फिर सरप्राइज्ड होते हैं कि जी हमारा असाइलम रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं बड़ी सरप्राइज कि असाइलम की कोई कॉल्स नहीं हमें आती, लेकिन आई विल वांट टू, कभी टाइम मिला तो उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि आप बड़ा पेशेंटली वेट करते हैं कॉल्स करने के लिए, तो मैं फिर इनके ऊपर बात नहीं करता और मैं आपकी कॉल सुनता हूँ। अब हम ब्रेक पे चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला कि ईमेल आ रहा होगा, लेकिन अगेन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपना कोई सवाल ईमेल पे भेज रहे हैं, बेहतर ये है कि सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करें, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप आराम से तहम्मुल के साथ मेरे बाकी जवाब भी सुन सकते हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हो। अब हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारा लास्ट सेशन होगा, वील टेक सम मोर कॉल्स इन दैट सेशन, एंड थैंक यू पेशेंटली जो आप वेट करते हैं फ़ोन के ऊपर। सो आई सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। हमें ब्रेक पे मैं भी देख रहा था कि इस वक्त बीबीसी के ऊपर पार्लियामेंट का क्या चल रहा है। आई थिंक 7 o'clock वोट होगा, बिकॉज अभी लेबर ने अपनी आई थिंक डिस्कशंस ख़त्म कर ली हैं, देन द कंजर्वेटिव्स विल स्टार्ट, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग डे टू डे फॉर अस, बिकॉज इससे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इकॉनमी में एंड कंट्री में रादर देन जस्ट द ब्रेक्सिट। सो दैट्स व्हाई आई वाज क्वाइट कीन के ब्रेक पे मैं ये सारी चीज़ें भी देख लूँ। बट बैक टू द शो नाउ। थैंक यू, आपने वेट किया पेशेंटली कॉल्स पे। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारक साहब, मेरे दो क्वेश्चन। मैं ना EU ਨਾਲ शादी की सी, वीज़ा अप्लाई किया सी, तो मेरा वीज़ा लग गया 5 साल ना जी। 12 साल बाद उन्होंने जड़ा रिवोक कर दिता। फिर मैं दोबारा एप्लीकेशन सेम EU ਨਾਲ पाई, फिर मेरा कोर्ट जाकर ना फैसला होया, फिर दोबारा मेरा वीज़ा बहाल होया। हुण मैं जड़ा ना डिवोर्स हो गई है, रिटर्न राइट वास्ते अप्लाई कीते है, तो IE+ जवाब नहीं आ रहा। तो मैं अपने बच्चे ना पाकिस्तान जड़ा ना अप्लाई किया सी वीज़ा EU ने तहत, लेकिन हुण मेरी डिवोर्स हो गई है, वो क्या मैनू करना पैसी, तो मेरा अपना रिटर्न राइट मैं अप्लाई कीते है। ऑलराइट, बड़ी मेहरबानी सर। देखें, आपने अपने केस को काफ़ी खुचड़ मुचड़ इस वक्त बनाया हुआ है, बिकॉज ज़ाहिर बात है, मेरे ख्याल से जब आपने अपने बच्चों के लिए अप्लाई किया था तो आप EU रेगुलेशन के अंडर आ रहे थे, तो आपने उनको एज डिपेंडेंट अप्लाई किया होगा, लेकिन अब आपने साथ साथ अपना डिवोर्स भी अप्लाई कर दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके ओवरलैप टाइमिंग क्या थे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो है कि आप कॉन्सन्ट्रेट करें अपने रिटेन राइट एप्लीकेशन के ऊपर, बिकॉज अगर आपके पास स्टे नहीं होगा इधर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी किसी भी और डिपेंडेंट को अगर आप यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो उस पर हम बाद में आएंगे। इस वक्त आपकी सारा फोकस होना चाहिए अपनी रिटेन राइट एप्लीकेशन के ऊपर। अब जब लोग रिटेन राइट की एप्लीकेशन डालते हैं तो दो बातें मैं नोट करता हूँ। एक, थोड़ी सी लोगों से गलती हो जाती है, गलती नहीं बस जो भी आप कह लें, बट एक तो ये कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि जब आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हुई थी आपकी जो स्पॉन्सर थे वो काम कर रहे थे, और फिर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि उसके बाद से डिवोर्स के बाद से आप भी काम कर रहे थे, और इनफैक्ट जब आपने प्रोसीडिंग शुरू की उसके बाद से आप काम कर रहे थे। अब कभी कभी लोग मुड़ के कहते हैं कि जी हमारे पास ये एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होम ऑफिस की पॉलिसी यूज़ करें, बिकॉज होम ऑफिस की रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की जो अपनी पॉलिसी है वो क्लियरली बोलती है कि अगर आप हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ID यूरोपियन नेशनल की, तो आप फिक्र ना करें, हम पुराने रिकॉर्ड में से उस ID को देख लेंगे, और अगर आप उनके काम की कोई परमिशन के हमें डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, आप फिक्र ना करें, हम खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होम ऑफिस को हवाला दें उस पॉलिसी का अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सके, और अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो यू मस्ट ऑल्सो गिव देम इन्फॉर्मेशन कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास किस तरीके से आए, बिकॉज अगर आप अभी भी अपने पार्टनर के साथ इन टच हैं, जो कि अच्छी बात है अगर आप हैं, बिकॉज कभी कभी लोगों की डिवोर्स होती है तो ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते हैं, दे स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो बेहतर है कि अपने पार्टनर से एक एफिडेविट बनवा लें कि जी मैंने ये इसको डॉक्यूमेंट दिए हैं इस एप्लीकेशन में डालने के लिए, ऑल्दो वी आर नॉट टुगेदर, लेकिन सारी बात इतना अर्सा हम इकट्ठे थे, इसको इसकी ज़रूरत है तो मैंने प्रोवाइड करके दिया, तो वो आपके केस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आई विश यू द बेस्ट कि आपकी रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, देन फिक्र करें बच्चों की एप्लीकेशन के लिए, लेकिन इस वक्त आपका फोकस रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन के लिए होना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाती, घबराएं नहीं, कोर्ट अवेलेबल है आपके लिए, और आप फिर कोर्ट में जाके अपने केस को फाइट कर सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन कहने का मतलब है कि फोकस करें रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन के ऊपर इस वक्त। डोंट अपने आप को डिवाइड ना करें कि आप दूसरी तरफ अब जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल पूछ लें, फिर मैं टीवी पे जवाब दे देता हूँ। जी बेसिकली जो मेरा दोस्त है तो उसने ना यूरोपियन लड़की के साथ शादी करी थी और उसको 5 साल का वीज़ा मिला था। 5 साल वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मालूम करना था कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे। किसके लिए? शादी की थी उन्होंने, हाँ, तो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन शादी के दौरान के बेबी हुआ है उनका, मतलब अभी 1 साल पहले उनके बेबी हुआ है, लेकिन किसी और से, मतलब उनसे नहीं है वो ना, है उनके वाइफ से, लेकिन वो उनकी वाइफ से किसी और से रिलेशन हो गया था कुछ दिनों के लिए, तो उससे बेबी हुआ उसका। तो जब ये इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे तो क्या इन्हें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकी इंडेफिनिट के बाद बेबी का? तो ऐसे क्वेश्चन आंसर चाहिए प्लीज मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर आपका मतलब ये है, देखें जो सवाल होता है, आई डोंट नो आप यूरोपियन लॉ के तहत है या ब्रिटिश लॉ के तहत है, लेकिन आइदर वे ओके। देखें होता ये है कि अगर आपकी सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वो, और आपकी इंटेंशन है कि यू गोइंग टू लिव टुगेदर, तो वो मैटर करता है। अगर बीच में थोड़ा सा इशू आ गया और उनका अफेयर चला और बच्चा कहीं और से पैदा हो गया, एज लॉन्ग एज द हस्बैंड एंड वाइफ है टुगेदर, उन्होंने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया, आई डोंट थिंक कि होम ऑफिस को उसमें कोई इशू होना चाहिए। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। और जारी बात है कि अगर होम ऑफिस किसी वजह से बोलता है कि नहीं, हम नहीं समझते कि रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग है बिकॉज उनका एक और बच्चा हुआ है, आई डोंट थिंक दैट इज़ ग्राउंड ये बोलने का कि रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग नहीं है। हाँ, अगर बच्चा होता है और वो खातून चली जाती हैं, किसी और के साथ रहना शुरू कर देती हैं, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हाँ जी अब आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है, सब्सिस्टिंग नहीं है, बिकॉज आप लोग तो अलग अलग रह रहे हो, आप लोग तो एक रिलेशनशिप में हो ही नहीं, उनका तो एक और बच्चा हो गया, वो किसी और के साथ रह रही है। बट अगर वो अभी भी इकट्ठे हैं, अगर बच्चा हो गया, उन्होंने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया हस्बैंड ने कि ठीक है आपका फेयर हुआ, बच्चा हो गया, आई एक्सेप्ट दिस चाइल्ड बट आई स्टिल वांट टू बी विद यू, तो वो एक डिफरेंट बात होती है। सो आई डू नॉट नो होम ऑफिस क्या बात बोलेगा, लेकिन जिस तरह आप समझ रहे हैं उस तरह इफेक्ट नहीं पड़ेगा इफ़ दे आर स्टिल टुगेदर। बाकी जारी बात है, अगर वो फिर भी होम ऑफिस उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो देन कोर्ट का दरवाज़ा आपको खटका के उसको फ़ाइट करना पड़ेगा। और वो खातून भी तो एज अ वाइफ साथ जाएंगे कि जी मैं स्टिल उसके साथ हूँ, आई वॉन्ट टू लिव टुगेदर, ठीक है गलती होगी मेरे से, बट उसका ही मतलब तो नहीं ना कि सारी उम्र के लिए हम एक दूसरे को छोड़ दें। तो बट अगेन फैक्ट सेंसिटिव होते हैं ये मैटर। ये शो का फॉर्मेट नहीं कि आप 2 सेकंड में एक बात पूछिए और मैं 2 सेकंड में जवाब दूं, तो वही पूरा लाइफ का सिनेरियो बन जाएगा। बट वी जस्ट गिविंग जनरल इन्फॉर्मेशन, सो डोंट सीक कि ये एडवाइस है आपके लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ताकि साहब मेरे 3 क्वेश्चन थे जी। मैं यहाँ पर जी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ और मेरी फैमिली सेटलमेंट वीज़ा पे मार्च 2016 में आई थी और मेरे एक बेटा और एक बेटी और मिसेस, मैंने उनका एक्सटेंशन अप्लाई किया जो कि मिल चुकी हुई एक्सटेंशन। अभी आपने एक चाइल्ड बेनिफिट का जवाब दिया था, तो मैंने भी अपनी बेटी के चाइल्ड बेनिफिट ले रहा हूँ। तो मैंने होम चाइल्ड बेनिफिट डिपार्टमेंट से कंफर्म किया था कि मेरे वीज़े पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उन्होंने इन राइटिंग मुझे एक लेटर भेजा था कि भाई आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो, लिहाजा इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिहाजा उन्होंने मुझे वीज़ा इशू कर दिया मेरी फैमिली को। अभी आप कह रहे थे कि लास्ट स्टेज पे, यानी कि जब मैं इंडेफिनिट के लिए या इनकी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करता हूँ तो ऐसा उस वक्त तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है। और सेकंड ये है कि मेरे बेटे ने लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, तो स्टूडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा, ऑब्जेक्शन ये लगाई कि अभी आपकी 3 ईयर रेजिडेंसी कंप्लीट नहीं हुई, जो कि मार्च 2019 में होगी। तो क्या ये कंफर्म है कि 19 में 3 ईयर रेजिडेंसी के बाद उसको स्टूडेंट फाइनेंस अलाउ होगा? और थर्ड क्वेश्चन ये है कि जी इनको जो वीज़ा एक्सटेंड हुए हैं, मेरे बेटी और मेरी मिसेस के मई 2021 तक के हैं, लेकिन मेरे बेटे को उन्होंने अक्टूबर 2021 तक का दिया वीज़ा, यानी कि 5 मंथ और ज़्यादा। तो ये क्या वजह है? क्या मैं इन तीनों की नेशनलिटी इकट्ठी अप्लाई करूंगा जब 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे? थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। देखें जी, जहाँ तक बात आपने बेनिफिट की जिस तरह अगर आप मेरी बात गौर से सुने, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी कि इस वक्त देखने में ये आया है कि सेटलमेंट के वक्त तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे होम ऑफिस वाले, जो लोग अप्लाई भी कर रहे हैं उनको सेटलमेंट के वक्त भी वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन जब वो नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं,
नॉट इन एवरी केस बट 5-6 केसेस में जहाँ वो थोड़ा सा अंडर राइटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आपको नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड बोला था, आप पब्लिक फ़ंड ले रहे हैं तो हमारी नज़र में आप ब्रीच कर रहे हैं वीज़ा कंडीशन को। अगर आप मैंने कुछ अर्सा पहले एक शो किया था, अगर आप मेरे शो रेगुलर देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप उस वक्त उनको आर्ग्यू कर सकते हैं कि टेक्निकली ये ब्रीच ऑफ पब्लिक फंड्स नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी पॉलिसी पढ़ें होम ऑफिस की तो उसमें तो क्लियरली लिखा है कि अगर आप चाइल्ड बेनिफिट भी लेते हैं तो वो ब्रीच ऑफ पब्लिक फ़ंड है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके हस्बैंड ब्रिटिश सिटीज़न है। मेरा आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट है, और मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, हम एक जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है उसके अगेंस्ट कि जी टेक्निकली ये रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड तो है, लेकिन बर्डन नहीं है टैक्स पे, बिकॉज ये बच्चा ऑलरेडी इंटाइटल था। अगर ये खातून इस कंट्री में ना भी होती तो इस बच्चे को ये बेनिफिट मिलना था। अब इस खातून के होने की वजह से इस बेनिफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस वजह से रिकोर्स नहीं कंसिडर होना चाहिए, बिकॉज ये बेनिफिट ऑलरेडी इंटाइटलमेंट थी इस बच्चे की। तो वो थोड़ी एक टेक्निकल बात आ जाती है, और अभी मेरे पास टाइम नहीं कि उसमें मैं डिटेल में जाऊँ। इस वक्त जो देखने में आया है कि सेटलमेंट भी दे रहे हैं लोगों को, अगेन कल अगर वो चेंज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट मैं किसी को डरा नहीं रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देखने में आ रहा है कि वो सेटलमेंट दे रहे हैं। और जब लोग नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो 10 में से 4 या 5 केसेस को कहते हैं मुड़ के कि आपने बेनिफिट क्यों लिया जब हमने आपको इजाज़त नहीं दी थी बेनिफिट लेने की। फिर आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। अगर वो पहली बारी में आर्ग्यूमेंट मान गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं माने तो फिर आपको कोर्ट में जाके उसके ऊपर फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप सारों को एक बात बोलता हूँ, क्यों नहीं आप आराम से जाके रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की पॉलिसी गाइडेंस पढ़ लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके हस्बैंड भी ब्रिटिश हैं, क्योंकि इसी जो सर्टन बेनिफिट्स होते हैं ना, जो बेनिफिट एजेंसीज़ हैं, ये आपको बेनिफिट देती हैं क्योंकि वो कंसिडर करते हैं कि अगर एक फैमिली मेम्बर ब्रिटिश है तो बस ठीक है, बेनिफिट दे देंगे। जो होम ऑफिस है वो इस तरीके से इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता। और वीज़ा एक्सटेंशन आपको इसलिए बार बार मिल जाती है बिकॉज वो ह्यूमन राइट के ऊपर दे रहे हैं, और उनको पता है कि बेनिफिट वाली चीज़ पे अगर हम रिफ्यूज़ भी करेंगे तो ये बाद में कोर्ट में जाके केस को जीत जाएंगे। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा किसी को भी कि अपने बेनिफिट रोक दो ना, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे जी हम इतने पैसे लेते थे, बेनिफिट आपके कहने पर हमने रोक लिए। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पॉलिसी गाइडेंस आप खुद पढ़ लें ताकि मेरे ऊपर कोई मलबा ना गिरे। आप खुद अपने आप सारे पढ़े लिखे हैं, पॉलिसी गाइडेंस खोलें पब्लिक फ़ंड्स की और उसको पढ़ लें। इस वक्त होम ऑफिस दे रहा है लोगों को सेटलमेंट, एक्सटेंशंस भी दे रहा है जो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड ले रहे हैं, नेशनैलिटीज़ भी दे रहा है। लेकिन मैंने खुद कुछ एप्लीकेशंस देखी जिसमें मुड़ के कहते हैं कि हम आपको नेशनैलिटी इसलिए नहीं दे रहे कि आपने ब्रीच की है वीज़ा कंडीशन की। तो अगर आप उनमें से एक शख्स हैं, आपको पता होगा कि लोगों को ये होता है उनके साथ, तो फिर आप अपील करते हैं। अपील में क्या मेरिट है वो देखा जाता है कि आपने कौन से बेनिफिट लिए। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो प्लीज़ पब्लिक फ़ंड वाली जो पॉलिसी होम ऑफिस की वेबसाइट पे उसको आराम से पढ़ लें। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आपके वीज़े पे नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड लिखा है, बेहतर है कि उसको खारिज करवा लें, कि एप्लीकेशन पुट करके, वरना पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ लें प्लीज़। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन ये शो है तो पॉलिसी उसकी पढ़ें। तो ये तो बात होगी पहली। फिर आपने बोला कि जी मेरे बच्चा यूनिवर्सिटी, देखिए मुझे भी पता नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ का ऑर्डिनरी रेजिडेंस क्या पीरियड है, लेकिन मैंने किसी से सुना था कि वो कहते हैं बेशक इंडेफिनिट इतना क्वालिफाइंग पीरियड आपका गुजरे तो फिर यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर करती है फॉर द पर्पस ऑफ कि आप यहाँ के रेजिडेंट है। मेरे पास उसकी गाइडलाइंस नहीं यूनिवर्सिटी की, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट ये बात मैंने भी सुनी है। तो बेहतर ये है कि आप यूनिवर्सिटी से बोलें कि जी हमें अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करके दे दें और आप उसको पढ़ लें, वरना आप वो किसी को फॉरवर्ड कर दें तो वो पढ़ के आपको बता देंगे। लेकिन टॉप ऑफ माई हेड मुझे नहीं पता कि गाइडलाइन क्या होती है यूनिवर्सिटी की फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंस, लेकिन 3 ईयर की चीज़ मैंने कहीं और भी एक दफ़ा सुनी थी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं ऑन टॉप ऑफ माई हेड कि मैं उसके ऊपर कुछ कह सकूँ। और मेरे ख्याल से आपने बोला, देखें जो नेशनैलिटी की एप्लीकेशंस होती हैं वो बेस्ड होती हैं क्वालिफाइंग पीरियड के ऊपर, जिस तरह हमने पहले भी बात की 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो इट डज़ नॉट मैटर कि कौन कब अप्लाई करे, जब भी आपकी फैमिली क्वालिफाइंग पीरियड को मीट कर लेगी दे कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन। उसमें 2 फैमिली मेम्बर हो या 3 इकट्ठे हो, दैट इज़ अप टू यू, बिकॉज आपने देखना है कि उस स्टेज पे कौन कौन क्वालिफाइंग पीरियड को मीट कर रहा है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे बताया जाता है कि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, माय अपॉलॉजीज़ कि मैं कोई और कॉल लूँ। मैंने ये रिक्वेस्ट ज़रूर की थी इनसे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि थोड़ा मुझे पहले बता दीजिएगा क्योंकि मैं एक आखिरी बात भी लोगों से कर दूँ, तो वो मैं करना चाहता था 7 ईयर एप्लीकेशन के ऊपर।
क्योंकि अगर आप मेरे पुराने शोज़ देखें तो मैं बहुत पैशनेटली 7 ईयर के ऊपर बात करता हूँ। हर चीज़ के ऊपर करता हूँ, लेकिन 7 ईयर पे ख़ास तौर पर बिकॉज मेरा एक पर्सनल व्यू है कि जो बच्चा इस मुल्क में 7 साल रह जाए उसको यहाँ रहना चाहिए, बिकॉज मेरी नज़र में वो इंटीग्रेट हो जाता है सोसाइटी के अंदर रिगार्डलेस ऑफ हिज एज। लेकिन देखने में आया कि कोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है एज के ऊपर, जो कि अगर आप मेरे पुराने शो देखें मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, तो अभी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। जो मैं मेन बात बोलना चाहता हूँ कि KO नाइजीरिया जो कि मेन केस कोर्ट ऑफ अपील का आया है, उसके बाद मैंने देखा है कि काफ़ी चेंज हो गए हैं जजेस के मूड। तो इसलिए मैं हर एक से अब रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जब भी आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं 7 ईयर के ऊपर, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या किसी सोशल वर्कर की रिपोर्ट लाजमी लगाएं जो एड्रेस करे कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है सोसाइटी के अंदर। व्हाट इज़ द लाइकलीहुड कि ये बंदा अपने टाइज़ वापस कनेक्ट बच्चा कर लेगा अगर ये होम कंट्री चला जाता है, इसकी लैंग्वेज एबिलिटी कैसी है होम कंट्री अगर ये वापस जाता है, पढ़ाई पे कितना हर्ज पड़ेगा। आई थिंक अब आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशंस के अंदर टू बी ऑन द सेफ साइड। वो ज़माने गए आप क्या बोलें हो जी, बोला गया है कि बच्चे की उम्र 11 साल से ऊपर है इस केस पे ज़मीन में, तो उसकी वजह से जी मैं तो सेफ़ हूँ, जो मैं ख़ुद बोलता था। लेकिन मैं देखा है कि थोड़ा सा मूड चेंज हो गया कोर्ट का, तो अभी भी मैं उसके हक़ में नहीं हूँ बिकॉज़ मेरी अपनी आर्ग्यूमेंट्स हैं KO नाइजीरिया के ऊपर। अभी उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एफर्ट दें अपने एप्लीकेशंस के अंदर। हमारा टाइम ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखें। इस वक्त एक ईमेल आ रही होगी जिसमें अपने सवाल भेज सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं ट्राई करूँगा कि सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करें या पुराने शोज़ देखें, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको अपने किसी सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लूँ, सो आई डू अप्रिशिएट आप कॉल करते हैं और शो को सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इस मुल्क में NHS आपको, आपके पास वीज़ा है तो फ्री है, तो प्लीज़ अपना हेल्थ चेक ज़रूर करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना पूरा ब्लड्स चेक कराएं ताकि अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे। तो कोई इसमें आपकी वो नहीं होना चाहिए कि नहीं जी हम बिज़ी बहुत हैं, 1 दिन 2 दिन निकालें और अपने सारे टेस्ट वेस्ट कराएं ताकि मेक श्योर करें कि आप हेल्दी हैं, क्योंकि बाकी मुल्कों में लोग पैसे दे के सब कुछ कराते हैं, यहाँ फ्री है। सो डू गेट योर वेल मैन चेक और अपने सारा ब्लड शुगर ग्लूकोज ब्लड प्रेशर हर चीज़ को चेक करवाएं प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।